Hello, everyone. My name is Jyotsna Vasudevan. My friends call me Jo, and today I have a friend who I'll be speaking with for the rest of the session with you. Just by way of introduction, I'm married to a doctor, and before this, medical terminologies used to be an enigma. कुछ प्रॉब्लम होती थी, हॉस्पिटल के बारे में सोच के चक्कर आते थे. धीरे धीरे समझ में आया कि अगर हम किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानना चाहें, सही आदमी से बात करें, तो वो चीज़ हमें अच्छी से समझ में आने लगती है. आज हम मेरे लिए तो एक दोस्त के साथ हैं, डॉक्टर पारुल गर्ग. हाय पारुल. Hi, Jyotsna. And thank you, really thank you. Parul Garg is an interventional radiologist. We will talk a little bit कि interventional radiology क्या होती है. And आज का थीम जो है वो है थायराइड नोड्यूल्स. मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सो जब मैं इसके बारे में मैंने पहली बार सुना तो एक बहुत क्यूरियोसिटी आई कि इसके बारे में मुझे जानना है. बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ को लेके कंप्लेन करते थे. तो आज हम पारुल के साथ इस बारे में बात करेंगे. पारुल. So, hi Jyotsna and thank you so much for bringing in this topic because ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है एंड बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है कि वो जब उनके कोई थायराइड प्रॉब्लम होती है या नोड्यूल्स होते हैं तो वो कैसे आगे बढ़ें. करेक्ट, एब्सोल्युटली. इसमें मैं एक लाइटर वे में शुरुआत करना चाहूँगी पारुल. जब मेरे हस्बैंड काफ़ी बार बोलते हैं, उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, वो है गूगल पेशेंट्स. यानी अगर किसी कंसर्न के साथ वो जाते हैं उनके पास, पहले ही गूगल में खूब रिसर्च करके जाते हैं, राइट. सो अच्छी बात है एक तरीके से अगर आप इंटरनेट का सहारा लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार इंटरनेट पे बहुत गलत एडवाइस भी मिलती है या बहुत गलत डेटा भी मिलता है. तो आज हम इसको एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह इसके बारे में समझना चाहेंगे. तो डोंट माइंड अगर मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की ही ज़रूरत है क्योंकि जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको बेसिक बातें भी नहीं मालूम है. Absolutely. और दे नीड टू नो अबाउट देयर डिजीज़, देयर ट्रीटमेंट, कि क्या क्या अवेलेबल है ट्रीटमेंट्स. Absolutely. So before we go into talking about thyroid nodules, आप जरा एक मिनट में बताएंगे कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होती है. ज्योत्सना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम मालूम भी है. तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं इमेजिंग गाइडेंस में. इमेजिंग गाइडेंस क्या होती है? जैसे अल्ट्रासाउंड मोडालिटी के थ्रू हम लोग देखते हैं बॉडी में, या एक्सरे गाइडेंस जिसको हम फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस कहते हैं, उसके थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं नॉन सर्जिकल मेथड से या पिन होल से या नीडल के थ्रू. तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पिन होल ट्रीटमेंट जिससे हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन अवॉइड सर्जरी इन अ वे. So this is what interventional radiology is. So उसमें पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके अंडर एनेस्थीसिया देख के करना नहीं पड़ता है. So interventional radiology के मोस्टली प्रोसीजर्स या तो अल्ट्रासाउंड रूम में होते हैं अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हो रहे होते हैं, या फिर फ्लोरोस्कोपी जो एक कैथ लैब में होता है या एंजियोग्राफी मशीन के अंडर में होता है उसमें होते हैं. तो इट इज़ नॉट एन ऑपरेशन थिएटर बट येस इट इज़ एंजियोग्राफी स्वीट जिसमें हम लोग की एंजियोग्राफी मशीन होती है जिसके अंदर हम बॉडी के इनसाइड का एक एक्सरे विजन में देख सकते हैं. ओके, वेरी नाइस. ओके, सो अब थायराइड नोड्यूल्स के बारे में बात करते हैं. बिल्कुल. इसमें दो टर्म्स हैं, थायराइड और नोड्यूल्स. यस. मे बी आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं. सो सी, थायराइड ग्लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड. ग्लैंड मतलब एक ग्रंथि होती है. ग्रंथि जैसे जो कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो थायराइड ग्लैंड हमारी ग्रंथि है या ग्लैंड है जो नेक में इस तरह फ्रंट में लोकेटेड होता है. दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, एंड बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम इस्थमस कहते हैं. तो थायराइड ग्लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, वो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशंस, मेटाबॉलिज्म, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एंड बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड बाकी ग्लैंड्स को भी ये रेगुलेट कर सकता है. सो दिस इज हाउ थायराइड ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि व्हाट आर नोड्यूल्स. अब हम थायराइड नोड्यूल्स के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि नोड्यूल्स क्या होते हैं. तो नोड्यूल एक लेमन टर्म, एक गांठ है. जो भी कोई गांठ हमारी बॉडी में हो जाती है, जैसे कोई स्वेलिंग हो गई या लंप हो गया, उसको हम गांठ कहते हैं. तो वो चेस्ट में भी हो सकती है, लिवर में हो सकती है, स्किन में हो सकती है. एंड जब वो थायराइड ग्लैंड में कोई गांठ हो जाती है तो उसको हम थायराइड नोड्यूल कहते हैं. इट इज़ वेरी कॉमन कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में गांठ हो जाए, तो थायराइड नोड्यूल में भी ये गांठ या नोड्यूल बहुत कॉमन है.
हाँ, ओके। सो इसके नोड्यूल की वजह से अगर ये फॉर्म होता है, तो पहली बात पता कैसे चलता है कि गांठ बनी है? वो दिखता है या? सी जब थायराइड नोड्यूल होता है या गांठ होती है थायराइड ग्लैंड में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिखे। तो थायराइड, मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ इस चीज़ को कि जैसे थायराइड ग्लैंड है, अब उसके अंदर कोई गांठ या नोड्यूल फॉर्म हो गया, तो क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि नोड्यूल है, छोटा है, अंदर पड़ा है, हमें दिख भी नहीं रहा है, पेशेंट को भी नहीं पता कि मुझे थायराइड नोड्यूल है। तो उसे कब पता लगेगा? जब पेशेंट किसी और चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा। सपोज नेक में पेन हो रहा है, उसको नेक में दर्द है, तो आजकल हमारा एक बेसिक मोडालिटी क्या है? बेसिक मोडालिटी अल्ट्रासाउंड, जिससे हम हर चीज़ की शुरुआत करते हैं। किसी भी डिजीज की शुरुआत, पेट के अंदर दर्द है तो अल्ट्रासाउंड कराना। ऐसे ही जब नेक पेन है या कोई हमें छोटी सी और गांठ महसूस हो रही है, सपोज एक लिम्फ नोड है, कभी कभी कोल्ड होता है तो एक लिम्फ नोड हमारा फील होने लग जाता है हमें गांठ, तो डॉक्टर क्या करता है, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक लिखता है अल्ट्रासाउंड नेक, क्योंकि एक बेसिक मोडालिटी है जिससे हमें नेक के अंदर दिखेगा जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम थायराइड ग्लैंड भी दिखता है अल्ट्रासाउंड में, तो उसमें एक छोटा सा नोड्यूल या गांठ नजर आ सकती है। हो सकता है पेशेंट को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ना वो सामने दिख रही हो। दूसरा, थायराइड नोड्यूल से क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कोई सिम्टम कर रहा है, आगे स्वेलिंग दिख रही है, बड़ी हो सकती है स्वेलिंग, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। थायराइड नोड्यूल की स्वेलिंग की एक खास बात है कि जब हम स्वॉलो करते हैं तो थायराइड नोड्यूल की स्वेलिंग ऊपर नीचे स्वॉलोइंग के साथ मूव कर सकती है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है। दूसरा, जब ये है कि थायराइड नोड्यूल या गांठ बहुत बड़ी हो जाए, तब वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर सकती है, जैसे विंड पाइप है हमारा, ट्रेकिया जिसको हम कहते हैं, या स्वॉलोइंग के लिए फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, उसको कंप्रेस करती है। तो बड़ा नोड्यूल सांस की नली को और खाने की नली को दबाव दे सकता है, और उससे खाने में कई बार पेशेंट को लगता है मेरा खाना यहाँ अटक रहा है, या मैं नहीं ठीक से स्वॉलो कर पा रहा हूँ, या सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और पेन भी हो सकता है थायराइड नोड्यूल में। तो यही सब सिम्टम्स हैं। तो थायराइड नोड्यूल दोनों हो सकते हैं, या तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ अल्ट्रासाउंड में हमें पकड़ में आए कि हमारे एक थायराइड नोड्यूल है। एंड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50 to 60% पॉपुलेशन का अगर थायराइड अल्ट्रासाउंड करा जाए, जैसे मैंने भी कभी ऐसे चेक नहीं कराया, पर हो सकता है मुझे भी थायराइड नोड्यूल हो जो मुझे ना पता हो, तो 50 to 60% पॉपुलेशन में थायराइड नोड्यूल हो सकता है जो पता भी ना हो। आई सी। इससे इससे एक चीज़ और सोचने को आता है कि अगर चिल्ड्रन हो, इसमें कोई एज क्राइटेरिया है दैट मोस्टली ये एडल्ट्स में होता है, या बच्चों में भी हो सकता है, जिसमें कि हो सकता है वो सीधा अल्ट्रासाउंड तक जाए ना? देखिए, हो तो किसी भी एज ग्रुप में सकता है, बट यूजुअली थायराइड नोड्यूल्स आर मोर कॉमन एज वी मूव टुवर्ड्स एज, लाइक जो ओल्डर पीपल में ये ज़्यादा कॉमन है, यंगर टू ओल्डर। ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा मैंने भी नहीं देखा है कि बच्चों में ये कॉमन हो, बट हो तो किसी भी एज में सकता है। बट येस, जो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं थायराइड नोड्यूल के ट्रीटमेंट के लिए, दे आर ऑफ यंगर एज ग्रुप, मे बी अराउंड यू कैन से 20s to 30s में है वो, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा कंसर्न है अपनी नोड्यूल के लिए। ओके। सो अब अगर हमें पता लग गया थायराइड नोड्यूल्स हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में? अगर किसी भी पेशेंट को थायराइड नोड्यूल डिटेक्ट होता है, लाइक आई सेड कि इंसिडेंटली डिटेक्ट हो रहा है, कि अल्ट्रासाउंड में पता लग गया कि थायराइड नोड्यूल है, एक सिचुएशन तो ये है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, या एज आई सेड कि ब्रीदिंग में या swallowing में डिफिकल्टी हो रही है। तो फर्स्ट कैटेगरी को लेते हैं। मान लो आपको डिटेक्ट हो गया, किसी और प्रॉब्लम के लिए अल्ट्रासाउंड हुआ कि थायराइड नोड्यूल है, अब क्या करें उसका? तो यस, थायराइड नोड्यूल को हमको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना है। डरना नहीं है कि थायराइड नोड्यूल आ गया अब ये कैंसरस ही होगा। और एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगी इसमें कि थायराइड नोड्यूल्स जो मोस्टली होते हैं ना, 80 to 90% आई वुड से, वो नॉन कैंसरस होते हैं। तो इसलिए थायराइड नोड्यूल डिटेक्ट हो जाए तो डरने की बात नहीं है, बट येस, उसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। तो आप एक डॉक्टर से तो ज़रूर मिलेंगे। अब वो डॉक्टर कौन होना चाहिए? ENT स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट होते हैं, ग्लैंड के स्पेशलिस्ट होते हैं, या एंडोक्राइन सर्जन से भी मिल सकते हैं। तो और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से ऑफ कोर्स आई वुड से कि मिलना चाहिए। अगर आपके एरिया में अवेलेबल हैं तो आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं अपनी थायराइड नोड्यूल्स की प्रॉब्लम के लिए। तो अब अल्ट्रासाउंड जब डिटेक्ट हो जाता है अल्ट्रासाउंड में, तो हमें ये देखना है कि ये नोड्यूल कैंसरस तो नहीं है। एज आई सेड कि मोस्टली नॉन कैंसरस होते हैं, बट कैंसरस भी होते हैं। और ये जानना और डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नोड्यूल कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। वाई? बिकॉज ट्रीटमेंट अलग है।
कैंसरस है तो वी हैव टू बी अलर्ट, उसको जल्दी से जल्दी निकालना है। नॉन कैंसरस है तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसीलिए हमारा ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको नोड्यूल डिटेक्ट हो, आप एक डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको फर्दर रिकमेंड करेगा। तो हमको क्या रिकमेंड यूजुअली मिलता है? FNAC। FNAC एक तरह का नीडल टेस्ट होता है जिसमें हम नोड्यूल में नीडल डालते हैं और उसके फ्लूइड या सेल्स लेते हैं। वो क्या करता है, वो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाता है। तो पैथोलॉजिस्ट हमको बताता है कि ये नोड्यूल नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन है अगर आपको नोड्यूल डिटेक्ट होता है तो, कि हमें उसको रूल आउट करना है कि किस कैटेगरी का नोड्यूल है। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। नॉन कैंसरस नोड्यूल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट है उसका? सो नॉन कैंसरस नोड्यूल्स जो होते हैं, ज्योत्सना और हम अपने व्यूअर्स को भी यही बताते हैं कि नॉन कैंसरस नोड्यूल्स के कुछ ट्रीटमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। तो मोस्टली जो एसिम्प्टोमेटिक नोड्यूल्स हैं या जो छोटे हैं, उनको किसी टाइप के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती अगर वो नॉन कैंसरस प्रूव हो चुके हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम फॉलोअप कर सकते हैं। फॉलोअप का मतलब है हम पर ईयर एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। किसी पेशेंट को ज़्यादा एंग्जाइटी है तो 6 महीने में भी कर सकते हैं। उसमें हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये नोड्यूल साइज़ में इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है या वैसे ही है, स्टेबल है साइज़ में। तो मोस्ट कॉमनली तो हम अगर छोटा नोड्यूल है और वो बेनाइन है, नॉन कैंसरस, तो उसको फॉलोअप में रख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं टू से कि आपका वो नोड्यूल बढ़ तो नहीं रहा है। दूसरा, अगर प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे प्रॉब्लम कर रहा है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम कर रहा है, गले में गांठ दिख रही है। अब कॉस्मेटिक कंसर्न बहुत है, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड टुडे, कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा है कि स्वेलिंग दिख रही है। यंगर जनरेशन हैज़ मोर प्रॉब्लम कि विद कॉस्मेटिक रीजंस दे गेट देयर थायराइड स्वेलिंग ट्रीटेड। तो उसका ट्रीटमेंट अभी तक जो होता रहा है और अभी भी बहुत कॉमन है, वो है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्योंकि नोड्यूल नहीं निकाला जाता थायराइड ग्लैंड का, जिस पार्ट में नोड्यूल है वो ग्लैंड का पार्ट ही निकाल दिया जाता है। बट इसमें यही हम आज बात करने के लिए आए हैं कि जो थायराइड नोड्यूल्स हैं, नॉन कैंसरस है, उनका जो नया मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है थायराइड नोड्यूल एब्लेशन। अब एब्लेशन का मतलब होता है हम सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नोड्यूल्स को। तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट वाइज थर्मल एब्लेशन जो है, मतलब हीट एनर्जी से हम नोड्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और वो हीट एनर्जी कैसे आती है? 2 मेथड से आ सकती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एनर्जी या माइक्रोवेव एनर्जी। उसकी मशीन होती है, इट इज़ अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये मेथड रिलेटिवली न्यू है एंड इसके बारे में लोगों को भी कम पता है और डॉक्टर्स को भी इन जनरल कम पता है इसके बारे में कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं। ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। सो आप कह रहे हैं ऑल्दो लोगों को उसको ट्रीट ना भी करें और रेगुलरली चेक करते रहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर कॉस्मेटिक रीजंस, यानी अगर वो दिखने में परेशान कर रहा है लोगों को, या अगर वो नहीं चाहते कि वो दिखे इस तरह से, तो वो ये ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम है अपने थायराइड नोड्यूल से, स्पेशली जो ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए जो मेरे पास जो ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो है कॉस्मेटिक रीज़न। कॉस्मेटिक रीज़न का मतलब है उनको अपने गले पे गांठ नहीं चाहिए, उनको गले पे स्वेलिंग नहीं चाहिए। एवरीबडी वांट्स अ फ्लैट नेक। तो वो फ्लैट नेक लेने के लिए वो इस ट्रीटमेंट को अवेल कर सकते हैं, जो एक नॉन सर्जिकल मेथड है थायराइड एब्लेशन का, एंड इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। और थायराइड स्वेलिंग या उनकी जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस है वो नॉर्मल हो सकती है। सो यू यूज द टर्म थायराइड एब्लेशन। सो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? व्हाई वुड यू गो फॉर इट? सो अगेन दिस इज द पॉइंट दैट वन ट्रीटमेंट इज सर्जरी। एक तरफ हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी मैंने जैसा बताया कि नोड्यूल को नहीं निकाल सकते हम। राइट पार्ट में थायराइड ग्लैंड के नोड्यूल है तो राइट पार्ट निकाला जाएगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट पार्ट निकाला जाएगा। पर अगर दोनों तरफ नोड्यूल है तो पूरा थायराइड ग्लैंड निकालना पड़ेगा। और अभी तक यही ट्रीटमेंट मेथड इज द कॉमनेस्ट, क्योंकि ये जो अब्लेशन है धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है। और स्पेशली नॉन कैंसरस नोड्यूल्स के हमको इसको कितना ब्यूटीफुली हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वही हम लोगों में हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर नॉन कैंसरस नोड्यूल है तो सर्जरी करके थायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ रहा है, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर एक नॉन कैंसरस नोड्यूल है, सिर्फ दिखने में बुरा लग रहा है कि यहाँ लंप है, तो उसके लिए हम थायराइड ग्लैंड क्यों निकालें? क्योंकि थायराइड ग्लैंड निकालने से क्या प्रॉब्लम है? आपका थायराइड टिश्यू लॉस हो रहा है, आप हाइपोथायराइड हो सकते हैं। हाइपोथायराइड मतलब थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, और थायराइड ग्लैंड निकालने के बाद एक तरफ का निकालेंगे तो 60-70% चांसेस है कि थायराइड हार्मोन की गोली जिंदगी भर खानी पड़े, और पूरा निकाल देंगे तो ऑफकोर्स खानी ही पड़ेगी। तो एक तो ये डिसएडवांटेज है थायराइड सर्जरी का, एंड दूसरे एस्पेक्ट में ये एडवांटेज है थायराइड नोड्यूल एब्लेशन का कि हमें
थायराइड हाइपोथायराइड, हमारा थायराइड हार्मोन स्टेटस मेंटेन रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है ये सर्जरी हम कर रहे हैं तो हम एक तरफ तो कॉस्मेटिकली विजिबल स्वेलिंग या गांठ को हटा रहे हैं, दूसरी तरफ हम इतना बड़ा स्कार दे रहे हैं, क्योंकि थायराइड सर्जरी का स्कार जो है पूरा गले में इस तरह से एक नेकलेस की तरह आता है एंड वो दिखता भी है। तो एक तरफ हम कॉस्मेटिकली विजिबल स्वेलिंग को हटा रहे हैं पर हम स्कार दे रहे हैं। बाकी एडवांटेजेस यही है। सर्जरी, अब किसी भी पार्ट की सर्जरी होती है अगर, तो पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, 3-4-5 दिन हॉस्पिटल में रहता है, ओटी में जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब बेहोशी दी जाती है पूरी किसी भी सर्जरी करने के लिए। और रिकवरी टाइम भी उतना ज़्यादा है, पेशेंट को रिकवर करने में, मतलब वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में लौटने में टाइम लगता है। ये जो नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं जिसमें से एक एब्लेशन है, उसका फ़ायदा यही है कि एक तो थायराइड ग्लैंड बच रहा है, स्कार नहीं आ रहा है, एक छोटी सी नीडल टिप से, जो हमारी एक थोड़ी इंजेक्शन नीडल से मोटी होती है ज़रूर, बट आई वुड से कि टिप ऑफ पेन से भी पतली नीडल होती है और उसका मार्क भी नहीं रहता। तो हम एक कॉस्मेटिकली विजिबल स्वेलिंग को कॉस्मेटिक रूप से कर रहे हैं, नीडल का निशान चला जाता है हार्डली 1 वीक to 10 days में। उसके बाद रिकवरी टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ डे केयर प्रोसीजर। पेशेंट सुबह आता है, प्रोसीजर करने में एज सच ऑन टेबल हाफ एन आवर लगता है, बट प्रिपरेशन वगैरह लेके, पेशेंट ऑब्जर्वेशन टाइम लेके हम मान लेते हैं 4-5 घंटे पेशेंट रहता है हमारे सेटअप में, और फिर वो घर जा सकता है। वॉक इन एंड वॉकआउट प्रोसीजर है, पेशेंट जैसे आता है वैसे ही जाता है, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल ड्रेसिंग हियर। तो पेशेंट का रिकवरी टाइम बिल्कुल नहीं है, पेशेंट 4-5 घंटे बाद ही खाना पीना शुरू कर देता है, नॉर्मल जैसे वो आए थे वैसे ही पेशेंट वापस जाते हैं। रिकवरी टाइम नहीं है, एंड दिस एड्स कि अपने work, if there is a working woman or man, he does not need to take leave from work. काम से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, अगले ही दिन आप काम पे जाए। तो this is the biggest advantage. I would say कि एक नॉन कैंसरस नोड्यूल के लिए हम थायराइड ग्लैंड निकाल दें और फिर पेशेंट को लाइफ लॉन्ग हम बिना थायराइड ग्लैंड के छोड़ दें, तो बात कुछ समझ में नहीं आती। नहीं, आपने ये चीज़ इतने विस्तार में समझा के बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि एज अ वुमन मैं रिलेट कर सकती हूँ। बहुत लोग फुल हिस्टेरेक्टमी के लिए चले जाते हैं, जबकि उनकी प्रॉब्लम विदाउट रिमूविंग योर यूट्रस, एक एग्जांपल दे रही हूँ, सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी स्पीक्स अबाउट यूट्रस आल्सो, बट वी विल नॉट डिस्कस इट हियर। यस नो, सो थैंक्स फॉर, सो क्लियरली जिस ऑर्गन का बेबी बॉडी को यूज़ है, उस ऑर्गन को ही पूरा क्यों निकाले जब उसको रहने दे सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। Exactly. और दूसरा, अगेन एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आई कैन रिलेट टू इट कि पोस्ट सर्जरी रिकवरी अगर पिनहोल सर्जरी से इतनी सुविधाजनक है जैसे आपने अभी बताया, तब it's very appealing. And you being a doctor yourself, me being a professional, we can probably relate to it as our viewers. Working mother, एक मदर हो सकती है जिनको अपने पैरों पे वापस आके खड़ा होना कितना ज़रूरी है, and वो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। So brilliant, thank you. So ablation का सक्सेस रेट कितना है? So ablation का सक्सेस रेट, I would say technically speaking, success rate is very good. In above 90% of cases, we achieve very good results, and success rate depends on the size of the nodule also. I would say, क्योंकि nodule different size के हो सकते हैं। अब छोटा nodule मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का nodule है और छोटी सी swelling कर रहा है neck पे, तो result एकदम मिल जाएगा। तो सक्सेस, टेक्निकल सक्सेस, आई वुड से टेक्निकल सक्सेस तो फुल है, above 95% और मे बी 100% टेक्निकल सक्सेस है। वी आर गोइंग इनसाइड, नीडल से हम एब्लेट कर रहे हैं। एक चीज में अब्लेट को मैं डिटेल में बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि अब्लेट का मतलब इन जनरल होता है डिस्ट्रॉय करना। हम सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सेल्स जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कि किसी भी चीज को, एक लाइव लिविंग चीज है, अगर उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो ग्रो करना बंद कर देगी और श्रिंक करेगी। तो ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म है नोड्यूल्स में, कि हम जब एक्सेसिव हीट एनर्जी देते हैं नोड्यूल को, तो वो डेड हो जाते हैं सेल्स और ग्रो नहीं करते। तो रिजल्ट, सक्सेस रेट टेक्निकली इज वेरी गुड, ऑलमोस्ट 100%। पेशेंट का रिजल्ट क्या आता है डिपेंड करता है उसका साइज कितना है नोड्यूल का। छोटा नोड्यूल है तो ऑफकोर्स जल्दी श्रिंक होएगा और जल्दी डिसअपियर हो जाएगा दिखने के में। बड़ा नोड्यूल है तो उसके लिए हमें, उसको हो सकता है 2 सेशंस करने पड़े। कई बार मेरे कुछ पेशेंट्स हैं 7-8 सेंटीमीटर्स ऑफ नोड्यूल्स के लिए आए हैं, तो उनको हमें 3 सेशंस रिकमेंड करते हैं हम उनको पहले ही, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो डॉक्टर पारुल, थायराइड नोड्यूल एबलेशन आपने बहुत अच्छे से समझाया, उसके इस प्रोसेस का सक्सेस रेट क्या है? सो ज्योत्सना, रिगार्डिंग सक्सेस आई वुड से 1 इज टेक्निकल सक्सेस, कि हम करने में कितने सफल हैं। तो टेक्निकल सक्सेस इज 100%,
बिकॉज इट इज़ डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस. हम देखते हुए नोड्यूल के अंदर नीडल डालते हैं और एनर्जी देते हैं, एंड नोड्यूल्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाके वी गिव माइक्रोवेव एनर्जी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी या इन जनरल हीट एनर्जी टू द नोड्यूल. तो टेक्निकल सक्सेस अच्छा है एंड इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं. तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थायराइड नोड्यूल एब्लेशन इज कि कैसे काम करता है थायराइड नोड्यूल एब्लेशन. थायराइड नोड्यूल में हम एक नीडल ले जा रहे हैं जो स्पेशल नीडल है, जिसको हम एंटीना कहते हैं, एक्चुअली माइक्रोवेव एंटीना या रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एंटीना. वो एक मशीन या प्रोसेसर से कनेक्टेड रहता है. जब हम नोड्यूल में टारगेट कर लेते हैं कि हमें इस पॉइंट से शुरू करना है और हम डिफरेंट पार्ट्स को टच कर रहे हैं नोड्यूल के, फिर वो एनर्जी दी जाती है. तो एनर्जी क्या करती है, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उनकी जो लिविंग कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर रही है. तो जब नोड्यूल डेड हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके साथ, तो बढ़ना बंद कर देता है और साथ में क्या होता है, सेल्स श्रिंक करते हैं फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो सक्सेस, टेक्निकल सक्सेस इज आई वुड से अबव 95% to 100%. कोई प्रॉब्लम नहीं होती है करने में. डिपेंड करता है कि पेशेंट का नोड्यूल कितना बड़ा है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा नोड्यूल को श्रिंक होने में. तो स्मॉल नोड्यूल है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का नोड्यूल है, तो नोड्यूल विल श्रिंक वेरी सून और अच्छा रिजल्ट आएगा, एकदम पेशेंट को दिखेगा कि मेरे स्वेलिंग नहीं है. मीडियम और लार्ज नोड्यूल में कई बार 2 सेशन भी लग सकते हैं, 3 भी लग. मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके 8-9 सेंटीमीटर के भी नोड्यूल्स थे. दे आर टेकिंग टाइम और कुछ के 3 सेशंस कंप्लीट होके बहुत अच्छा रिजल्ट है और कुछ अभी डिफरेंट पीरियड ऑफ सेशंस में हैं. तो रिजल्ट इज़ वेरी गुड. सो थायराइड नोड्यूल एबलेशन की टाइमलाइंस आप बोल रहे हैं कम या ज़्यादा, सो रफली क्या टाइमलाइन फॉलो होती है? तो थायराइड नोड्यूल का जब हम एब्लेशन करते हैं उसका रिजल्ट आने में एज आई सेड डिपेंड करता है साइज़ क्या है नोड्यूल का. बट इन जनरल हम कंसिडर करें कि जब हमने जैसे आज हमने एब्लेशन करा, किसी पेशेंट का नोड्यूल का हमने ट्रीटमेंट किया, तो लगभग जो रिजल्ट थोड़ा दिखाई देना शुरू होगा वो लगभग 1.5 से 2 महीने बाद शुरू होगा. जिस वक्त हम सोच सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% नोड्यूल श्रिंक हुआ होगा, तभी हमें वो रिजल्ट 1.5 से 2 महीने में दिखाई देना शुरू हुआ. तो कई बार ऐसा होता है कि छोटा नोड्यूल है तो वो 25 to 30% में ही नोड्यूल अंदर चला जाता है, पेशेंट को कॉस्मेटिकली जो विजिबल गांठ थी वो नहीं दिख रही होती है. बट अगर बड़ा नोड्यूल है तो वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है. तो 5 to 6 मंथ्स में भी एक्सपेक्ट कि 50 to 60% नोड्यूल छोटा हो जाएगा. मतलब आधा हो जाएगा. हम कह सकते हैं कि 6 महीने के आसपास में नोड्यूल का साइज हाफ हो जाएगा या 50 to 60% रिड्यूस हो जाएगा. पर ये प्रोसेस चलता रहता है, नोड्यूल छोटा होता रहता है और लगभग 10 महीने से 12 महीने मतलब 1 साल में बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है. और हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हो सकता है हमें वो छोटा सा स्कार्ड एरिया दिखाई देता रहे जहाँ ये नोड्यूल था. छोटा नोड्यूल होगा तो वो हो सकता है एकदम से दिखाई भी ना दे. बट हाँ, क्योंकि नोड्यूल वहाँ था तो हमें एक स्कार लाइक एरिया दिखाई दे सकता है अल्ट्रासाउंड वाइज. तो रिजल्ट डिपेंड्स ऑन नोड्यूल, बट इन जनरल 8 से 10 महीने लग जाते हैं नोड्यूल को 70 to 80% साइज रिड्यूस होने में. और थायराइड नोड्यूल एबलेशन की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कोई इफेक्ट्स हो सकती है इस प्रोसीजर के? हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेशेंट्स जो भी आते हैं सभी ये जानना चाहते हैं कि भाई एक तरफ तो हमको सर्जरी बताई जा रही है और उसमें हमारी गांठ पूरी निकल जाएगी, और ये एक एब्लेशन है जिसमें धीरे धीरे श्रिंक होएगी, और कोई भी प्रोसीजर हो उसका थोड़ा बहुत कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं. मेडिकल फील्ड में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, एक इंजेक्शन लगाने का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. बट इस प्रोसीजर के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं. जैसे अगर हम माइनर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो पेशेंट को 1-2 दिन के लिए थोड़ी हैवीनेस हो सकती है नेक में, थोड़ा हल्का सा डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है, बट वो पेन बहुत माइल्ड होता है. और हम मेडिकेशंस देते हैं पेन ना हो, इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए 5 days to 1 week जो है मेडिकेशंस चलती हैं पोस्ट प्रोसीजर, जिनसे ये माइनर प्रॉब्लम्स टैकल हो जाती हैं कि पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ी रेडनेस भी हो सकती है कभी कभी, जैसे इंजेक्शन या चोट लगने के बाद लाल हो जाता है, ऐसा कभी कभी ब्रूज जैसा पड़ सकता है. मेजर साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं है, ऑफ कोर्स डिस्क्राइब्ड है लिटरेचर में. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गूगल पेशेंट्स, जैसे आपने बोला पेशेंट गूगल पे पढ़ के आते हैं कि वोकल कॉर्ड्स या आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है. अब किसी भी प्रोसीजर के मेजर साइड इफ़ेक्ट्स में ये लिखा ही होगा, गूगल पे भी लिखा होगा, बट इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है. क्या होता है कि जो हमारी नर्व है बोलने की, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स की जो नर्व है वो वहीं थायराइड के पास ही चलती है.
और जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो थोड़ी सी हीट एनर्जी उस तक भी जा सकती है और आवाज़ में चेंजेस आ जाते हैं। बट प्रोसीजर की वही एक्सपर्टीज़ है कि हम उस नर्व को बचाते हुए चलते हैं। नोड्यूल के आसपास हम लोग बहुत सारा पानी जैसा मटेरियल या सेलाइन कहते हैं उसको, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि नर्व अलग हो जाए और नर्व पे कोई असर ना आए। तो अगर होता भी है ये चेंज तो बहुत टेम्परेरी होता है, हमें ऑन टेबल ही पता लग जाता है। अगर पेशेंट कुछ कंप्लेन करता है कि मुझे थोड़ी सी खराश लग रही है या आवाज़ में कुछ लग रहा है तो हम टेक केयर करते हैं। इस प्रोसीजर की यही एक खास बात है ज्योत्सना कि पेशेंट जो है बात कर सकता है। ये लोकल एनेस्थीसिया में हो रहा है, सिर्फ एक हम सुई देते हैं यहाँ सुन करने के लिए और पेशेंट अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकता है, वो बेहोश नहीं है। तो ये एक बहुत, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट जानना। सो क्या ये पेनफुल है? बहुत सारे पेशेंट्स का ये तो कॉमन क्वेश्चन है। कोई भी प्रोसीजर कराने जाओ तो हम भी डरते हैं। इनफैक्ट मैं डॉक्टर हूँ तब भी मैं, अगर मेरे को अपना प्रोसीजर कराना पड़े तो मैं भी डरूंगी क्या ये पेनफुल है। तो आई वुड से कि दिस इज़ नॉट पेनफुल। एक लोकल एनेस्थीसिया तो हम देते ही हैं। एनेस्थीसिया हमेशा इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, एक पतली सी इंजेक्शन, जैसे आपको कहीं भी इंजेक्शन लगता है या किसी ने दांत का ट्रीटमेंट कराया हो तो लोकल एनेस्थीसिया या सुन करने के लिए उस एरिया को सुन करते हैं। तो जिस पॉइंट से हमको माइक्रोवेव नीडल या एंटीना डालना होता है सिर्फ उस पॉइंट को सुन किया जाता है। और अगर टाइम कम लग रहा है नोड्यूल में, जैसे नोड्यूल छोटा है तो एक ही बार काफ़ी, अगर थोड़ा सा बड़ा नोड्यूल है और सपोज बीच में एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हो रहा है हम दोबारा दे सकते हैं। तो वो इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर आई वुड से। लोगों को लगता है कि थायराइड नोड्यूल एबलेशन एक एक्सपेरिमेंटल फेज में है, क्या आप एग्री करते हैं इसमें? इज दिस स्टिल वेरी अर्ली? ज्योत्सना, ये तो बहुत लोगों में अभी भी फियर है इस चीज़ का। जो मेरे पेशेंट्स मुझसे कंसल्ट करने भी आते हैं उनको भी ये पता नहीं है कि ये थायराइड नोड्यूल्स किस फेज ऑफ ट्रीटमेंट में है, कि या फिर ये कि एकदम से नया ट्रीटमेंट है। क्योंकि नए ट्रीटमेंट कराने से पेशेंट डरता है कि हम नया ट्रीटमेंट करा रहे हैं, पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। बट ये एक सिर्फ मिथ है या भ्रांति है लोगों में कि ये नया ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट, मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ये ट्रीटमेंट हमारे देश में करीबन 5-6 साल से स्टार्ट हुआ है। बट बाकी देशों में, कोरिया में ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था और आज से करीबन 20-22 साल पहले ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि चीज़ें थोड़ी हमारी कंट्री में कई बार देर से आती हैं, ट्रेनिंग की कमी होती है, तो इसलिए ये ट्रीटमेंट हमारे देश में रिलेटिवली 5-6 साल से ही हो रहा है और बहुत कम लोग हैं इसको कर रहे हैं। बट ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, इसकी सक्सेस रेट, इसकी टेक्निक, इसका सब कुछ प्रूव हो चुका है। और कोरिया में बहुत ज़्यादा नंबर्स में, कोरिया, टर्की, चाइना में ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में हो चुका है। हाँ, हमारे कंट्री में अभी लिमिटेड लोग हैं जो इसको कर रहे हैं और लोगों को पता भी लिमिटेड ही है अभी। तो इसीलिए यही सब मीडियम है, हमारा सोशल मीडिया है, या हम बात कर रहे हैं जिससे लोगों को, पर मेरे पेशेंट्स भी मेरे ही वीडियोस देख के, यूट्यूब पे देख के आ रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट के बारे में हमें पता लगा। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी कई बार गाइड नहीं कर रहे हैं उनको। अच्छा, तो यही कारण है कि आप कोरिया जाते हैं काफ़ी। हाँ, आई हैव हैड दिस ट्रेनिंग फ्रॉम कोरिया एंड हमारी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो आई हैव लर्नड दिस प्रोसीजर फ्रॉम कोरिया ऑल्सो एंड मेनी अदर कॉन्फ्रेंसेस विच हैव बीन हेल्ड वर्ल्ड वाइड। Brilliant. So, and Indian doctors are world-leading doctors, so there is no doubt. Of course, that Indian doctors are very good doctors. Brilliant. ओके, सो इससे मुझे याद आया कि मेरी एक फ्रेंड है, हमारे ही सोसाइटी में इनफैक्ट रहती है, जिनका काफ़ी एविडेंट है एक नेक पे स्कार। एंड एक बार मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि उनको थायराइड नोड्यूल सर्जिकली उनका रिमूव हुआ था। सो अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि अगर हम थायराइड नोड्यूल एबलेशन के लिए ऑप्ट करें, जहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे, तो दिस काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। सो कैन यू से अ लिटिल बिट मोर अबाउट जो एबलेशन करते हैं उस प्रोसेस में ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो यू आर करेक्ट ज्योत्सना, लाइक आपने बताया कि जो आपकी फ्रेंड हैं जिनके अभी भी स्कार है, तो आई वुड से अगर 8-9 साल पहले उनका अगर हुआ था ट्रीटमेंट, थायराइड सर्जरी थी, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं था और शायद हमारी कंट्री में एबलेशन नहीं स्टार्ट हुआ होगा उस वक्त। और कंट्रीज़ में तो हो ही रहा था ऑफ कोर्स। 2002 में कोरिया में स्टार्ट हो गया था ये।
तो उनका स्कार है। अब डिसएडवांटेज यही था कि हमारी कंट्री में लेट आया। तो एब्लेशन में क्या होता है कि सर्जरी में तो जैसे काट के ग्लैंड को हटा देते हैं या एक पार्ट को निकाल देते हैं थ्रू अ इंसिजन, जैसे कोई भी सर्जरी होती है। इंसिजन का मतलब है चीरा लग के जो भी सर्जरी होती है। एब्लेशन में क्या होता है कि हम पेशेंट लेटा होता है और हम उसके जिस पॉइंट से हमको एनर्जी देनी है या नीडल या एंटीना डालना है, उस पॉइंट को हम सुन कर देते हैं लोकल एनेस्थीसिया लगा के, और नीडल को डिफरेंट पार्ट ऑफ नोड्यूल्स में ले जाते हैं। और डिफरेंट अल्ट्रासाउंड से देखते हुए होता है ये सारा काम, ताकि हमें पता रहे हम नोड्यूल के किस पार्ट को हम ट्रीट कर चुके हैं या नोड्यूल का कितना पार्ट बचा है। तो उससे क्या होता है, जब हम एनर्जी देते हैं तो नोड्यूल डिस्ट्रॉय होता है। ये एब्लेशन का प्रोसेस है। Wow, just listening to you, you started with being an expert in radiology, now interventional radiology. So all your expertise radiology का आप use कर रही हैं इसमें कि आप उस imaging से navigate कर रही हैं इसको, एंड उसको जो पहले सिर्फ सर्जरी से ट्रीट हो सकता था, अब आप उसको विदाउट सर्जरी ट्रीट कर रही हैं। दैट्स ब्रिलियंट। ऑफ कोर्स ज्योत्सना, एंड आई फील दैट रेडियोलॉजी इज अ ब्रिलियंट ब्रांच। हम देख सकते हैं कि बॉडी में कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ डिजीज है, कहाँ ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए। सो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जैसे आपने स्टार्ट किया था, पूछा था इंटरवेंशन क्या है, तो इंटरवेंशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज भी लोगों को नहीं मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बिना सर्जरी के कर सकते हैं करेक्ट बॉडी में। आई मीन एज अ पेशेंट मैं जो आप हेजिटेशन बता रहे थे कि ये 5-6 साल से ही हो रहा है, क्या ये सेफ़ है कि नहीं, मेरे मन में ये एनालॉजी आती है कि हमने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी थी तब बहुत कम लोग यूज़ कर रहे थे। आज अगर आप देखें 3 साल के अंदर EVs आर एक्चुअली हिटिंग द मार्केट। सो वो जो इनिशियल फर्स्ट मूवर एडवांटेज लोगों को मिलता है कि वो जस्ट बिकॉज बहुत लोग करवाते नहीं है, अगर वो सर्जरी के लिए हाँ बोल देते हैं तो वो ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। सो बिल्कुल, तो यही सब है, यही अवेयरनेस है ज्योत्सना, कि लोगों को मालूम पड़े। इनफैक्ट मैं कहूँगी खाली लोगों को ही क्यों, जो इन जनरल डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, जो देख रहे हैं, फर्स्ट पेशेंट प्रेजेंटेशन उनके पास हो रहा है, जनरल फिजिशियंस हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डॉक्टर पॉपुलेशन को भी मालूम नहीं है कि ये ट्रीटमेंट, बहुत सारे पेशेंट जो है, मैं ये बात शेयर करूँगी, आते हैं जो कहते हैं कि हमारे डॉक्टर ने हमको ये ट्रीटमेंट नहीं बताया, या फिर हमसे ये कह दिया कि अरे उसका रिजल्ट तो अभी पता भी नहीं है कि कैसा है, राइट, जैसे एक्सपेरिमेंटल फेज में कहा था कि क्या सक्सेस रेट है। बट वो उनको ये कमेंट करने से पहले अपने पेशेंट से या तो खुद पढ़ें कि उसकी क्या है, तो पेशेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए। आई मीन 2 चीज़ें क्लियरली सामने आ रही हैं। एक कि मेडिकल फील्ड इज़ एवर ग्रोइंग, राइट, एंड आई कैन सी माई हस्बैंड हु इज़ अ डॉक्टर कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली न्यू चीज़ें समझ रहे हैं। और दूसरा, एक लाइटर वेन में बोलूँगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम बोलते हैं बार्बर चेयर सिंड्रोम। इसका मतलब है अगर आप एक बार्बर के पास यानी एक नाई के पास जाएंगे और उसके चेयर पे बैठ के बोलेंगे क्या मुझे हेयर कट की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली उसको हेयर कट मिलने ही वाला है। ही इज गोइंग टू गेट अ हेयर कट। सो अगर इट्स अ लाइटर वेन ऑन द सर्जन्स कि अगर आप सर्जन के पास जाके if they are used to a procedure which is a surgery, so chances are that वो सर्जरी होगी ही। ऑफ कोर्स इस बात से मैं एग्री करूंगी कि अगर आप सर्जन के पास जाएंगे जो थायराइड की सर्जरी करने में स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो अपनी ही चीज़ का एक्सपीरियंस यूज करके ही पेशेंट को बताएंगे ना। पेशेंट मेरे पास आएगा बेनाइन नोड्यूल का ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो मैं उसको अब्लेशन के ही फायदे बताऊंगी। Absolutely. तो इसलिए ये तो है कि जिसके पास आप जाएंगे, जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो आपको उसी तरह से बताएगा। अच्छा, अब अगर थायराइड नोड्यूल कैंसरस निकला तो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगी? हाँ जोत्सना, दैट इज व्हाट आई सेड इन द स्टार्ट, दैट इफ द नोड्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही देखना है कि ये नोड्यूल नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। 90% नोड्यूल्स नॉन कैंसरस होते हैं, तो उसकी बात तो हमने कर ली। बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं। कैंसर इज अ थिंग विच विल स्प्रेड, कैंसर बॉडी में फैलेगा और पार्ट्स को जो आसपास हैं उसको इन्वॉल्व करेगा, तो कैंसर को हमको निकालना ही है। तो सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन जो हम सजेस्ट करेंगे पेशेंट को। बहुत सारे पेशेंट्स डर जाते हैं कैंसर की, अब हमें क्या नॉन सर्जिकल मेथड नहीं अप्लाई हो सकता। तो आई वुड से कि कैंसर के लिए सर्जरी ही बेस्ट है। यही हमको अपने पेशेंट्स को बताना है, क्योंकि हमें कैंसर को निकालना है ताकि वो बाकी बॉडी में ना फैले और हम पेशेंट को पूरा क्योर दे सकें। आप वेट करेंगे कैंसर का ग्रो करने का तो बॉडी में फैलेगा, ट्रीटमेंट फुली पॉसिबल नहीं होगा। कुछ एरियाज ऑफ कैंसर भी हैं थायराइड में जहाँ अभी भी स्टडी चल रही है, या कुछ प्रूवन भी हैं। एज आई सेड कि कोरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं कि छोटा सा कैंसर है तो उसमें
में एब्लेशन के रिजल्ट्स उन्होंने प्रूव करे हैं कि बहुत अच्छे हैं। बट आई वुड से कि दूसरी कंट्रीज़ जो थोड़ी सी एडवांस्ड हैं हमसे, उनमें फॉलोअप ऑफ पेशेंट्स बहुत अच्छा रहता है। उनके पेशेंट्स कई बार उनका एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि पेशेंट्स ज़्यादा समझ पाते हैं कि अगर मुझे कैंसर है तो मुझे हमेशा फॉलोअप में रह रहा है। हमारी कंट्री में ये लैगिंग है थोड़ा, फॉलोअप में भी पेशेंट कई बार नहीं आते हैं। तो हमारी कंट्री में तो आई वुड से कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए हम लोग अभी तक एब्लेशन यूज़ नहीं करते हैं प्राइमरीली एज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जब कभी दोबारा कैंसर का कोई कैंसर था, सर्जरी हो गई, उसका दोबारा से कोई नोड्यूल आ गया कैंसरस, तो अगर सर्जरी नहीं हो सकती तब हम उसका किसी केस में एब्लेशन कर सकते हैं, बट वो अभी बहुत लिमिटेड है हमारी कंट्री में स्पेशली। सो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए कि पेशेंट फॉलोअप के लिए आएंगे कि नहीं, और जो आप वे कर रहे हैं कि जैसे पहले आपने बताया एडवांटेजेस ऑफ नॉन सर्जिकल इन अ नॉन कैंसरस मॉड्यूल, अब अगर कैंसरस निकला तो उसकी जो रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग इट आउट एंटायरली वो ज़्यादा है। सो इन सब को देखते हुए आप बोलेंगे कि यू वुड रिकमेंड अ सर्जिकल प्रोसीजर एंड रिमूवल ऑफ द एंटायर एरिया when it comes to cancerous growth. हाँ ज्योत्सना, तो कैंसर अगर है तो हम अपने पेशेंट्स को हमेशा सर्जिकल ट्रीटमेंट की ही एडवाइस देते हैं। उसमें ऑप्शन ऑफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है टू प्रोटेक्ट देम कि कैंसर फैल सकता है एंड इट कैन लीड टू पार्शियल क्योर, और हो सकता है उनको पूरा ट्रीटमेंट ना मिल पाए। दैट इज़ वाई आई सेड कि जब हम नोड्यूल को डिटेक्ट करते हैं तो FNAC सबसे पहले प्रूव करने के लिए कि ये नॉन कैंसरस है या कैंसरस है, उसका ट्रीटमेंट मेथड डिसाइड करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक सिली क्वेश्चन पूछूंगी, यू सेड FNAC, व्हाट इज दैट? सो FNAC अगर हम फॉर्म को इलेबोरेट करें, इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन नीडल क्या है? पतली सी नीडल, फाइन मतलब थिन नीडल, एस्पिरेशन मतलब हम नीडल और सिरिंज लगा के सेल्स को और फ्लूइड को सक करते हैं नोड्यूल के अंदर से, और साइटोलॉजी मीन्स ये पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप में देख के उसको सेल्स को पढ़ते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि ये किस प्रकार के सेल हैं, कैंसर के सेल्स हैं या नॉन कैंसर हैं, नहीं है। तो दिस इज फाइन नीडल। तो नीडल डालते हैं हम, यूजली प्रेफर हम ये करते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड से ही वो नीडल टेस्ट करें ताकि हमें पता रहे कि नीडल नोड्यूल के अंदर ही जा रही है और हम वहीं से फ्लूइड और सेल्स ले रहे हैं और हम चेक कर पा रहे हैं। इज दिस द सेम एज बायोप्सी देन? सो बायोप्सी भी एक तरह का सिमिलर प्रोसेस है जिसमें भी हम नोड्यूल की या किसी भी गांठ की डायग्नोसिस बनाते हैं, किसी भी एरिया की। वो ज़रूरी नहीं है FNAC थायराइड की हो या बायोप्सी थायराइड की हो। बायोप्सी की नीडल थोड़ी सी मोटी होती है और वो खाली सेल्स और फ्लूइड नहीं लेके आती है, इट कट्स अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन करके हम निकाल रहे हैं, बट वो भी एक नीडल होती है जो कटिंग नीडल होती है, उससे हम छोटा सा एक टिश्यू लेके आते हैं। उसकी डायग्नोसिस थोड़ी सी बेटर हो जाती है FNAC से, उसका रिजल्ट थोड़े से ज़्यादा आई वुड से टेक्निकली कई बार FNAC में ऐसा होता है कि उतने सेल्स नहीं आते या उतना फ्लूइड नहीं आता कि पैथोलॉजिस्ट रीड कर सके, पर क्योंकि बायोप्सी में टिश्यू आ रहा है साथ में तो वो 100%। थैंक यू। सो डॉक्टर पारुल, योर FNAC क्लियर है आपने जैसे समझाया, और मेरे लिए अल्ट्रासाउंड भी वही काम करता है कि इमेजिंग से वो देखते हैं कि अंदर क्या है वो दिखे, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? नहीं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस हैं। तो अल्ट्रासाउंड तो इमेजिंग है, बहुत हमारे, मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो हमारे पूरी पॉपुलेशन है उसने कभी ना कभी किसी ना किसी एरिया का अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराया होगा। मोस्ट कॉमन पेट का अल्ट्रासाउंड, पेट दर्द होता है तो ऐसे जब थायराइड ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड होता है तो हमें दिखाई देता है कि अंदर कोई गांठ है या स्वेलिंग है या क्या है। तो अगर कोई नोड्यूल है या गांठ है तो अल्ट्रासाउंड के से भी हम रेडियोलॉजिस्ट जो हैं, आई एम ऑल्सो रेडियोलॉजिस्ट, या जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं उनको ये दिखता है कि कुछ फीचर्स तो नोड्यूल के हैं जो लग रहे हैं ये बिल्कुल नॉन कैंसरस है। तो ऐसे नोड्यूल्स होते हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड से भी लगते हैं बिल्कुल हमारे नॉन कैंसरस हैं, बट उनको कभी कभी कुछ सस्पिशियस फीचर्स भी दिखते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये नोड्यूल ठीक नहीं लग रहा है, तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। वो रेडियोलॉजिस्ट का काम है कि वो बताएगा कि ये नोड्यूल मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि ये नॉन कैंसरस है। तो जब वो सस्पिशन क्रिएट करेगा तो ये कैटेगरी होती है कि उसको टायराइड्स कैटेगरी कहते हैं, उसको हम डिटेल में नहीं बताएंगे अभी, बट उसमें कैटेगराइज करता है कि ये एकदम नॉन कैंसरस लग रहा है, ये बीच का लग रहा है, मुझे कुछ सस्पिशन है, ये एकदम कैंसरस लग रहा है। फिर उसके बाद ये नीडल टेस्ट की बारी आती है प्रूव करने, क्योंकि किसी भी चीज़ को हमको अल्ट्रासाउंड से तो हमने एक आइडिया ले लिया
बट प्रूव करना है नीडल टेस्ट से या बायोप्सी से या एफएनएसी से कि ये नोड्यूल या गांठ या थायराइड नोड्यूल कैसा है, ये प्रूव करना है कि नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। सो आपको सुन के डॉक्टर पारुल एक चीज़ मेरे को बहुत क्लियरली समझ आ रही है। वी टॉक्ड अबाउट गूगल पेशेंट्स। आज की डेट में जनरल लेवल ऑफ सस्पिशन पेशेंट्स का डॉक्टर्स को एंड हॉस्पिटल्स को लेके कि विदाउट रीज़न, विदाउट कारण के बिना हमें इतने टेस्ट बता दिए हैं और अल्ट्रासाउंड भी बोल दिया, बायोप्सी भी बोल दी, एफएनएसी आज आपने समझाया बोल दिया। आपने जो इस विस्तार से बताया उससे ये समझ में आया है कि हर चीज़ का एक कारण है। दैट्स वाई डॉक्टर्स यूज़ देयर एक्सपर्टीज़ कि इसको ये सारे स्टेप्स ज़रूरी क्यों हैं। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियरली आज समझ में आई है। होपफुली हमारे यूज़र्स को एंड व्यूअर्स को समझ में आया होगा। दो चीज़ें एज अ टेक अवे डॉक्टर पारुल आज मेरे को समराइज़ कर रही हूँ। नंबर वन, इट वॉज़ एन एब्सोल्युटली एजुकेटिव सेशन। बहुत अच्छे से आपने आज एजुकेट किया थायराइड नोड्यूल्स के बारे में, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में और नोड्यूल्स क्या होती हैं। ये भी आज हमने विस्तार से समझाया कि थायराइड नोड्यूल्स होना अपने में कोई एक स्ट्रेस की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये भी बताया कि जब हम उसको अच्छे से डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्यूल्स हो सकते हैं। कैंसरस भी होते हैं कुछ और कोई नॉन कैंसरस भी होते हैं। मेन चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी ये सुनकर कि नॉन सर्जिकली आपने इतनी ब्यूटीफुली उसको डिस्क्राइब किया कि कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। नॉट जस्ट एक तो विजुअल स्कार की वजह से, पेशेंट follow-up and in terms of after surgery care की वजह से, but also cost and all the other surgery related associated issues. Lastly I would say कि जो मेरे को कॉन्फिडेंस आया है दैट व्हेन यू गो टू द राइट एक्सपर्ट, एंड आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बात किया कि ठीक है अगर डिटेक्ट हुआ कि थायराइड नोड्यूल है तो पेशेंट को ये सवाल आता है कि कहाँ जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं। आप बताना चाहेंगे कि वो कैसे असेस करेंगे? सो ज्योत्सना, अगर किसी को थायराइड नोड्यूल डिटेक्ट हुआ है तो उसको किसके पास जाना है? तो आई वुड से सिंस ये ग्लैंड की प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ग्लैंड्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। उनके पास जाने का क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये पता लगेगा कि थायराइड हार्मोन की कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कम तो नहीं हो रहा है जैसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या ज़्यादा तो नहीं है हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन का स्टेटस है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नोड्यूल है तो वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मोस्टली पेशेंट्स का हार्मोन स्टेटस नॉर्मल होता है, कम भी हो सकता है हार्मोन और ज़्यादा भी हो सकता है। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये देखेगा कि कोई थायराइड हार्मोन के लेवल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है और उसको ट्रीटमेंट करेगा। अगर नोड्यूल है तो मैं रिकमेंड करूंगी आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, क्योंकि क्या फ़ायदा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाने का? एक तो वो डायग्नोसिस बनाएंगे, क्योंकि वो बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनको पता है कि अल्ट्रासाउंड में नॉन कैंसरस लग रहा है या कैंसरस लग रहा है, जितनी बात हमने अभी करी। एफएनएसी कर सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कर सकते हैं, या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो एफएनएसी करेगा, नीडल टेस्ट है, तो फाइनली आपकी डायग्नोसिस बनेगी और फिर वो आपको ट्रीटमेंट के बारे में गाइड करेंगे। नॉन कैंसरस नोड्यूल है तो ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि एब्लेशन के लिए ही गाइडेंस मिलनी चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो एब्लेशन ही होना चाहिए। और अगर कैंसरस नोड्यूल हो तो डेफिनेटली एवरी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विल ऑल्सो गाइड कि आप सर्जन के पास जाइए। अब वो सर्जन जो सर्जरी करना है, जिसकी कैंसर की सर्जरी, वो कौन हो सकते हैं? एंडोक्राइन सर्जन स्पेशलिस्ट होते हैं जो ग्लैंड की सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन जो कैंसर सर्जन हैं, या ईएनटी सर्जन जो थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करते हैं। तो पेशेंट इनसे सबसे गाइडेंस ले सकते हैं। बट बेनाइन नोड्यूल अगर नॉन कैंसरस है नोड्यूल है तो उसका फर्स्ट डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की गाइडेंस आई वुड से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट अच्छा देंगे आपको। और आज मेरे लिए काफ़ी एजुकेटिव रहा आपसे बात करके और समझ के। एक बार मैं कॉस्ट के बारे में समझना चाहूँगी कि इस कितना कॉस्टली होता है ये ट्रीटमेंट? सो देखिए ज्योत्सना, जो भी हम बात करें अगर किसी भी फील्ड ऑफ मेडिसिन में, सर्जरी जो है अगर हम किसी चीज़ की कर रहे हैं और एक तरफ हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मैं इस तरह से इसको पुटअप करना चाहूँगी कि सर्जिकल ट्रीटमेंट जब ऑपरेशन हो रहा है, हम ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या चाहिए? सर्जन चाहिए, डेफिनेटली स्किल्ड सर्जन चाहिए, उसकी स्किल्स यूज़ हो रही हैं।
इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी यूज़ होते हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट यूज़ करते हैं सर्जरी में, वो सब रीस्टरलाइज होते हैं। उनको हम वो डिस्पोजेबल नहीं होते, हम वो यूज़ करके उनको फेंकते नहीं हैं, वो फिर से ऑटोक्लेव होते हैं या स्टीम से स्टरलाइज होते हैं, तो उनकी बार बार कॉस्ट नहीं आती है। तो ये जो अब जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं हमारे, वो थोड़े से कॉस्टली हो सकते हैं सर्जरी से, क्योंकि जो हम एंटीना यूज़ करते हैं, जैसे हम थायराइड नोड्यूल एब्लेशन की बात करें, तो जो हम उसमें इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो कॉस्टली आते हैं, क्योंकि बाहर बनते हैं, दूसरे देशों में ही बन रहे हैं और यहाँ इंपोर्ट हो रहे हैं, तो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी है, तो एंटीनाज आर वेरी कॉस्टली। तो ये कॉस्टली तो हो सकते हैं ट्रीटमेंट, बट अगर मैं इस तरह से देखूं कि सर्जरी में लॉन्ग टर्म कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, पेशेंट एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में, रिकवरी टाइम ज़्यादा है, 1 हफ्ते तक एडमिट है, उसको केयर ज़्यादा चाहिए, सारा स्टाफ ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसको फॉलोअप में भी ज़्यादा आना पड़ रहा है, तो रिकरिंग कॉस्ट सर्जरी की ज़्यादा है। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट एज सच थोड़ा सा कम भी है एब्लेशन से, बट अगर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा खर्चा हो रहा है पेशेंट का, तो ऑफ कोर्स इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जैसे अब आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी ले रहे हैं, ओपन सर्जरी लेस एक्सपेंसिव है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि हम पेशेंट को एक ज़्यादा स्किल से एक ऐसे इक्विपमेंट से ट्रीट कर रहे हैं जो मोर कॉस्टली है। सो एडवांसमेंट के साथ थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसके एडवांटेजेस भी ज़्यादा है। सो एज अ पेशेंट आई एम थिंकिंग, मैं ये सोचूंगी, मैं 2 बार शायद ना सोचूं कि सर्जरी से कम कॉस्ट में निपट जाएगा, मैं शायद ऐसा ना सोचूं, मैं सोचूं कि मेरे को अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रही है नॉन सर्जिकल वे में, सो व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स। डॉक्टर पारुल, मैंने आपका एक पहले वीडियो देखा था जिसमें मैं पूछना चाह रही थी, आपने मेंशन किया था शायद सिस्टिक एंड सॉलिड नोड्यूल्स के बारे में। कैन यू शेयर अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट? सो जैसा कि थायराइड नोड्यूल्स जो होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप्स का मतलब है उनका कंटेंट क्या है, वो चीज़ किस चीज़ के बने हुए हैं। थायराइड नोड्यूल, तो कि कोई भी गांठ बॉडी में होती है या थायराइड ग्लैंड में कोई गांठ है, वो 2 तरह से हो सकती है। तो पानी से भरी गांठ हो सकती है, तो पानी से भरी गांठ को हम मेडिकल लैंग्वेज में सिस्ट कहते हैं। कहीं भी है, वो चेस्ट में सिस्ट हो सकती है, हाथ में सिस्ट हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो पानी से भरा जो नोड्यूल है या फ्लूइड से भरा, ऐसा पानी नहीं होता है, डिफरेंट टाइप का फ्लूइड होता है, कोलॉइड होता है, ब्राउनिश फ्लूइड होता है, वो सिस्टिक नोड्यूल होते हैं। और सॉलिड का मतलब है ठोस, उसमें एक सॉलिड मटेरियल है, जैसे कोई भी ठोस बॉल है टाइप की, उस तरह से मटेरियल जो अंदर भरा है नोड्यूल के, उसमें डिफरेंस है। तो अब इसका डिफरेंस कहाँ है, क्या फ़र्क पड़ता है कि पानी से भरा है या सॉलिड है नोड्यूल? फ़र्क ये है कि इसके ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। सिस्टिक नोड्यूल, जैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं माइक्रोवेव एब्लेशन की, तो ज़्यादातर जो है सॉलिड गांठें जो हैं वो माइक्रोवेव एब्लेशन से या थर्मल या रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एब्लेशन से ट्रीट करी जाती हैं। सिस्टिक नोड्यूल में एक और हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसमें मेडिसिन डाल सकते हैं। सिस्टिक नोड्यूल का जो फ्लूइड है वो सिरिंज से और नीडल से आसानी से निकल जाता है, और उसके बाद हम उस नोड्यूल में थोड़ी देर के लिए एक मेडिसिन डालते हैं। ये यूजुअली एब्सोल्यूट इथेनॉल होती है, जो एक सिस्ट की वॉल को जो सिक्रीट कर रहा है फ्लूइड, उसको वो बर्न या डिस्ट्रॉय कर देती है, तो फ्लूइड बनना बंद हो जाता है। तो ये डिफरेंस है कि हम जब अल्ट्रासाउंड, स्पेशली ये तभी डिटेक्ट हो जाता है जब पेशेंट अल्ट्रासाउंड करा रहा होता है कि ये सिस्टिक है, पानी से भरा है, या सॉलिड है, और मिक्स भी हो सकता है। तो जब मिक्स होता है तो हम मिक्स ट्रीटमेंट यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं केमिकल एब्लेशन। केमिकल का मतलब है हम उसमें केमिकल डालते हैं जब सिस्टिक नोड्यूल है। Okay, thank you. Dr. Parul, last 1 hour or so at the questions was nothing short of a education for me. I am afraid इससे पहले मैं गूगल पेशेंट कैटेगरी में ही इसके बारे में सोच रही थी, बट आज आपने एज अ समरी बिग टेकअवेज मेरे लिए ये थे। सबसे पहले थायराइड के फंक्शन के बारे में एक रिफ्रेशर हुआ, नोड्यूल्स क्या होती हैं, गांठ क्या चीज़ होती है, उसके बारे में अच्छे से विस्तार से आपने समझाया। मोर इम्पॉर्टेंटली एक मेरे लिए जो आहा मोमेंट था आज, वो ये था कि हम रशियन करके सर्जरी ना का ऑप्शन ना देखें। अगर हमें सर्जरी की उसमें ज़रूरत नहीं है, तो आपने इतने ब्यूटीफुली समझाया कि कितना एडवांटेजेस हो सकते हैं हमारे, एंड द एडवांसमेंट जो मेडिकल फील्ड में अभी आपने जिस तरह से समझाया, द इक्विपमेंट्स, द टेक्निक्स, एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है कि नॉन सर्जिकली हमारा लॉन्ग टर्म क्योर बहुत सेफ है, राइट? कॉस्ट के क्राइटेरिया, एक डॉक्टर होते हुए, एक हमारे फैमिली में भी एक डॉक्टर होते हैं, मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, बट पेशेंट्स के लिए ये स्टेप्स जानना ज़रूरी है कि क्या कंसिड्रेशंस है उसके लिए।
एंड लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी दैट पेशेंट कंफ्यूज सबसे ज़्यादा तब होते हैं जब उनको एक डायग्नोसिस मिल जाती है बट उनको ये नहीं पता कि अब जाना कहाँ है. जाना कहाँ है. तो ये जो टर्म ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते क्या है, and having one very competent interventional radiologist today as my friend, as in the studio, it gives confidence that मेरे को अब ये पता है कि अगर thyroid nodules की issue हो तो interventional radiologist can be a very good starting point. सो थैंक यू ज्योत्सना, इट वॉज वेरी नाइस कन्वर्सिंग विद यू. एंड जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे वो एक सभी पेशेंट्स के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं. तो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन से जो भी हमने आज थायराइड नोड्यूल के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करी, उसके बारे में ज़रूर ये अवेयरनेस स्प्रेड करेगा. एंड जिनको भी थायराइड नोड्यूल है वो पेशेंट्स ज़रूर ये जान पाएंगे कि अब हमें करना क्या है और किसके पास जाना है. तो इट वॉज़ वेरी नाइस कन्वर्सेशन एंड द क्वेश्चंस वर अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉर्मल पेशेंट और व्यूअर हु इज़ सीइंग दिस. तो ये एक हमारा वीडियो है जिसके मीडियम से हम ये थायराइड नोड्यूल के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की अवेयरनेस के लिए हम ये बातचीत कर रहे हैं. Thank you, Dr. Parul, and I'd highly recommend viewers that you also go to Dr. Parul Garg's YouTube channel, because today's topic was only about thyroid nodules, but there is a lot of information about a range of other procedures. If you're curious like me, then you must go to the YouTube channel and look it up. Thank you. Thank you, Jyotsna.